अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्व्ड एमसीक्यूज पाकिस्तान मूवमेंट सीएसएस सेट नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने सीएसएस के जो अप टू डेट पेपर्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान मूवमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड कंट्रीज़, तो पॉलिटिकल साइंस से रेलिवेंट जितने भी सी एस एस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट्स हैं, पेपर हैं, उनसे प्रीवियस पेपर से जो है हमने एम सी क्यूज़ का चुनाव करके उनके ऊपर वीडियोज़ बनाने का एक सिलसिला शुरू किया है। आज उस सिलसिले का ये एपिसोड नंबर 5 है। इससे पहले आप 4 एपिसोड देख चुके हैं। आइए इसका आगाज़ करते हैं जी। तो पॉलिटिकल साइंस सॉल्व्ड एम सी क्यूज़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फॉर सी एस एस सेट नंबर 5। तो ये सेट नंबर 5 है और आज के सेट नंबर 5 में जो एम सी क्यूज़ शामिल किए गए हैं, जो सी एस एस के प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं, वो पाकिस्तान मूवमेंट से उनका तल्लुक़ है और 1857 से 1947 तक जो पाकिस्तान मूवमेंट का इरा कहलाता है, उससे जो है इन क्वेश्चन का चुनाव किया गया है। और ये वो क्वेश्चन है जो सी एस एस के प्रीवियस पेपर्स का हिस्सा जो है वो बने हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से है। द हेड क्वार्टर्स ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी वर शिफ्टेड टू अलीगढ़ इन। तो आपने बताना ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जो साइंटिफिक सोसाइटी कैम्प की थी, बाद में जो है उसका जो हेड क्वार्टर है उसको अलीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया था। तो अलीगढ़ में किस मौके के ऊपर कब जो है साइंटिफिक सोसाइटी का हेड क्वार्टर जो है शिफ्ट किया गया था? द फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1867, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है 1876। द करेक्ट आंसर इज़ 1876 को जो है जो साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद ख़ान ने कैम की थी, उसका हेड क्वार्टर जो है उसे मुस्तकिल तौर पे जो है अलीगढ़ में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि 1875 को जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में MAO हाई स्कूल कैम्प किया था, फिर मुस्तकिल तौर पे वहीं उन्होंने का क्याम रहा। और फिर 1877 को जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में MAO कॉलेज का आगाज़ किया था और बकिया पूरी लाइफ जो है वो फिर अलीगढ़ में ही मुकीम रहे। तो इसलिए जो है चूँकि उनका मुश्किल क़याम अब अलीगढ़ में था, लिहाजा उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का जो हेड क्वार्टर्स है वो भी अलीगढ़ में ही शिफ्ट कर दिया था 1876 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस? डी स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है इसकी बुनियाद जो है वो 1885 को जो है रखी गई थी, 1885 को। और बेसिकली ये एक हिंदू अक्सरियती सियासी जमात थी। लेकिन ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का जो क्लेम था, जो दावा था, वो ये थी कि वो तमाम हिंदुस्तानी कौमियतों की जो है वो नुमाइंदगी करती है, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब की वो नुमाइंदा जमात है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो एक हिंदू अक्सरियती जमात थी। तो आपने बताना ये है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में सबसे पहले कौन सी मुस्लिम शख्सियत जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की प्रेसिडेंट बनी थी? हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस? द करेक्ट, देयर आर 2 ऑप्शंस, बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। द करेक्ट आंसर इज़ बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, वो भी हैं ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के मेंबर रखे हैं। तो वो मुस्लिम्स जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सपोर्टर्स थे और यूनाइटेड इंडिया के सपोर्टर्स थे, पाकिस्तान के क़याम के और हिंदुस्तान की तकसीम के ख़िलाफ़ थे, उनको नेशनलिस्ट मुस्लिम भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका तल्लुक़ भी पाकिस्तान मूवमेंट के साथ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्राम 1858 टू 1947। फ्राम 1858 to 1947, the British government appointed 23 viceroys in India, 50 viceroys in India
और 100 वाइसरायज इन इंडिया। आपने बताना ये है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो है उस दौर से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान की तकसीम तक जो है बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में कितने वाइसराय जो हैं या गवर्नर जनरल जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट की थी। आपने उनकी तादाद बतानी है। 3 ऑप्शन है 30, 50 और 100। द करेक्ट ऑप्शन इज़ 23। 23 ऑप्शन जो ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन है। फ्राम 1858 टू 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड 23 वाइसरायज इन इंडिया। तो बरतानवी हुकूमत ने जब हिंदुस्तान के ऊपर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया था 1857 में, तो उससे लेकर 1947 तक उसने कुल 23 गवर्नर जनरल जो हैं या 23 वाइसराय जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर जो थे वो मुकर्रर किए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 का तल्लुक जो है वो सिंध के साथ है। सिंध वाज सेपरेटेड फ्राम इंडिया इन 1936, 1940, 1947। याद रखिएगा कि इस वक्त जो सूबा सिंध है ये पहले जो है ये बम्बे का हिस्सा था, तो बाद में इसको बम्बे से अलग करके एक नया सूबा बनाया गया था। तो सिंध वाज सेपरेटेड फ्राम बम्बे इन 1936, 1940, 1947। द करेक्ट आंसर इज़ 1936। द करेक्ट आंसर इज़ 1936। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें जो है कहा गया था कि सिंध जो है उसको बम्बे से अलग करके एक नया सूबा बना दिया जाएगा। तो फिर 1936 को जो है सिंध को बम्बे से अलग करके एक नया सूबा जो था वो बना दिया गया था और सिंध जो है इस तरह एक और मुस्लिम अक्सरियती सूबा जो था वो बन गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का तल्लक है जो कांग्रेसी वजारतें कायम हुई और उसके बाद पीरपुर रिपोर्ट जो है पेश हुई। हु प्रिपेयर्ड पीरपुर रिपोर्ट ऑफ 1938? हु प्रिपेयर्ड पीरपुर रिपोर्ट ऑफ 1938? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, राजा सैयद मोहम्मद मेहदी और थर्ड ऑप्शन है अल्लामा इकबाल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राजा सैयद मोहम्मद मेहदी हु प्रिपेयर्ड पीरपुर रिपोर्ट ऑफ 1938। राजा सैयद मोहम्मद मेहदी प्रिपेयर्ड द पीरपुर रिपोर्ट ऑफ 1938। तो डी स्टूडेंट, इसकी मुख्तसर सी बैकग्राउंड ये है कि जब कांग्रेसी वजारतें कायम हुई थी 1937 को, और उस कांग्रेसी वजारतों ने जो है फिर हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे जहाँ जहाँ उनकी वजारतें कायम हुई तो उनके ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त रवैया अख्तियार किया था और उन्होंने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतअस्सबाना रवैया अख्तियार किया और जो ज़ालिमाना रवैया अख्तियार किया, मुसलमानों को जैसा तंग किया, तो उनके जो जुल्म सितम थे कांग्रेसी वजारतों के उनको हाईलाइट करने के लिए जो है एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पीरपुर रिपोर्ट कहते हैं। और ये पीरपुर रिपोर्ट जो है 1938 को तैयार हुई और राजा सैयद मोहम्मद मेहदी जो है इन्होंने ये रिपोर्ट जो थी तैयार की थी, जिसमें कांग्रेसी वजारतों के दौर में होने वाला जो जुल्म सितम था उसको जो है वो नुमाया किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वाज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? हु वाज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? बेगम जहां आरा शाहनवाज और दूसरा ऑप्शन है फातिमा जिन्ना। आपने बताना यह है कि हु वाज द फर्स्ट वीमेन मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पहली खतून मेंबर जो थी वो कौन थी? तो इसमें दो ऑप्शन हैं, बेगम जहां आरा शाहनवाज और दूसरा ऑप्शन है फातिमा जिन्ना। द करेक्ट आंसर इज बेगम जहां आरा शाहनवाज इज द करेक्ट आंसर। बेगम जहां आरा शाहनवाज वाज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका तल्लुक लाहौर रेजोल्यूशन के साथ है। हु नेम्ड लाहौर रेजोल्यूशन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन फर्स्ट? तो जो लाहौर रेजोल्यूशन है जो कि मार्च 23, 1940 को जो है पेश हुई थी, तो बेसिकली इसका नाम था लाहौर रेजोल्यूशन, लेकिन इसको बाद में जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया गया था। तो आपने बताना यह है कि हु नेम्ड लाहौर रेजोल्यूशन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन फर्स्ट? तो इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम किन्होंने दिया? इंडियन प्रेस ने, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम प्रेस ने। द करेक्ट आंसर इज इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस नेम्ड
लाहौर रेजोल्यूशन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन फर्स्ट। तो इंडियन प्रेस जो था, जब करारदाद लाहौर जो है लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी 23 मार्च 1940 को, तो जब अगले दिन अखबारात जो थे पब्लिश हुए, तो उन अखबारात के अंदर जो हिंदू अखबारात थे उन्होंने तनज़िया तौर पे कहा था कि कल लाहौर में जो है हिंदुस्तान भर के मुसलमान इकट्ठे हुए थे, और जहाँ पे उन्होंने तनज़िया तौर पे कहा कि वहाँ उन्होंने करारदाद पाकिस्तान जो है मंजूर की है। और फिर तारीख़ ने देखा कि उनका वो जो तंज था, वो जो तंग नज़री के ऊपर मबनी था और तसब के ऊपर मबनी था, वो सच साबित हुआ। तो इसलिए जो है किसी को तंज का निशाना नहीं बनाना चाहिए, वो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, द कायद-ए-आज़म रिजाइंड फ्राम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। क्यों रिज़ाइन दिया था, किस मौके के ऊपर, किस वजह से जो है उन्होंने रिज़ाइन दिया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिज़ाइंड फ्राम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ, नंबर 1 ऑप्शन है रावलट एक्ट, सेकंड ऑप्शन है इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। तो आपने बताना ये है कि जब जलियांवाला बाग का हादसा पेश हुआ, तो उस वक़्त कायद-ए-आज़म ने जो है उस वाक़े की वजह से जो है अफसोसनाक वाक़या चूँकि था, तो एहतजाजन रिज़ाइन दिया था। जहाँ जब बरतानवी हुकूमत ने एक काला कानून रावलट एक्ट जो था मंजूर किया था, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कायद-ए-आज़म ने रिज़ाइन दे दिया था। द करेक्ट आंसर इज़ रावलट एक्ट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना resigned from the membership of Imperial Legislative Council on account of Rowlatt Act. Rowlatt Act is the correct option. The next question is question number 10 हमारे पास है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका तल्लुक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 ऑफ पाकिस्तान consisted of 250 articles, 270 articles, 280 articles. The correct answer is 250 आर्टिकल्स। पाकिस्तान का जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 250 आर्टिकल्स शामिल किए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेड ऑफ 250 आर्टिकल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका तल्लुक तुर्की के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ है। द 1982 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तुर्की कंप्राइजेस ऑफ 170 articles, 297 articles, 300 articles. The correct answer is 170 articles. तो तुर्की का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो 1982 के अंदर जो है नाफिज हुआ था, तो वो टोटल जो है 177 आर्टिकल्स के ऊपर जो है मुश्तमिल था। द 1982 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तुर्की कंप्राइजेज ऑफ 177 आर्टिकल्स, 177 आर्टिकल्स। आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द गांधी इरविन पैक्ट was a political agreement signed by Mahatma Gandhi and Lord Irwin, Viceroy of India, before the second round table conference on. तो जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 को जो है पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी शिरकत नहीं की थी। तो ऑल इंडिया जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वो अपना जो एजेंडा था उसको जो है वो हासिल करने में नाकाम रही। तो यूँ समझ लें कि कांग्रेस की अदम शिरकत की वजह से वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है नाकाम हो गई थी। लेकिन बरतानवी हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि नेक्स्ट जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें लाजमी तौर पे जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस शरीक हो। तो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को इस बात के ऊपर एग्री करने के लिए कि वो लाजमी तौर पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी, तो बरतानवी हुकूमत ने गांधी के साथ जो है वो एक मुआहदा किया था, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड was a political agreement signed by महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन उस वक्त कौन थे, वाइसराय ऑफ इंडिया, बिफोर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन। तो ये गांधी इरविन पैक्ट जो है कब हुआ था, मार्च 5 1931, मार्च 5 1932, मार्च 5 1933। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है डेट वाज साइंड ऑन मार्च 5 1932।
1। तो 5 मार्च 1931 को जो है 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के दरमियान जो है, लॉर्ड इरविन जो उस वक्त हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे, इनके दरमियान जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और उसमें गांधी ने जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है शिरकत की रजामंदी जो थी वो ज़ाहिर कर दी थी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आपने इस वीडियो को देखा और इसको जो है जांचा, इसके ऊपर फीडबैक आपका हमें फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो आपका फीडबैक जो है वो हमारी रहनुमाई भी करता है। ये इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन जो है हमारे होते हैं, इसमें शायद 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे, तो सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और वहीं से चीज़ें लेकर जो है हम आप तक पहुँचा रखे हैं। तो आपको ये फीडबैक, आपका फीडबैक जो है हमारी रहनुमाई भी करता है, हमारी हौसला अफजाई भी करता है और आपके फीडबैक की बुनियाद के ऊपर जो है हम नया काम भी शुरू करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। मोहम्मद नवाज वड़ैच, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। Once again, thanks for watching my YouTube channel.